स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम चंद्रवंश पढ़ रहे हैं और चंद्रवंश का ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम चंद्रवंश का उदय किस प्रकार से हुआ था और साथ ही अन्य शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आत्माचंद, इंद्रचंद, वीणाचंद और वीरचंद के बारे में पढ़ाया था आपको। तो इंद्रचंद के बारे में यह पढ़ाया था मैंने आपको कि इंद्रचंद चंदों का ऐसा राजा था जिसने क्या किया, चंपावत में जो रेशम का कारखाना है और रेशम उत्पादन का कार्य शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद वीणाचंद बताया था। वीणाचंद जो शासक बना था 1856 में बना था और 1869 तो तक इसका कार्यकाल रहा था। उस वीडियो में मेरे मुंह से 1800 इसका छूट रहा है जो कि गलत है। तो 856, जबकि जो नोट्स है उसमें मैंने 856 ही लिखा है और मुंह से 1856 छूट रहा है, तो आप इसे 1856 ही पढ़ेंगे। तो वीणाचंद के समय क्या होता है कि वीणाचंद के समय में जो खस होते हैं वो खस यहाँ पे आक्रमण करते हैं और क्या है, कुमाऊं की सत्ता पर बैठ जाते हैं। तो इनका यहाँ पे जो खस थे 869 से लेकर लगभग 200 सालों तक यहाँ पे क्या है, खसिया राज रहा उत्तराखंड में, यानी कि कुमाऊं में। ठीक है। फिर वीरचंद क्या होता है, संसार चंद का एक वंशज था वीरचंद। तो वीरचंद क्या करता है कि पुनः सेना को संगठित करता है और खसों पर आक्रमण करता है। तो जब खसों पर आक्रमण करता है तो एक बार 1065 ईस्वी में यहाँ पे क्या हो जाता है, चंद वंश पुनः आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे किसकी सत्ता स्थापित हो जाती है, चंदों की एक बार पुनः सत्ता स्थापित हो जाती है। तो 1869 से लेकर 1064 ईस्वी तक यहाँ पे क्या था, 200 सालों तक खसों का राज था। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद शासक बने थे थोड़चंद। थोड़चंद जो थे 23वें राजा थे चंदों के। इनका जो कार्यकाल था वो 1261 से लेकर 81 तक था। इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर और जो फ्रांसीसी हैमिल्टन थे, इन्होंने यह कहा था कि जो चंदों के पहले राजा थे वो थोड़चंद थे। ठीक है। जबकि वास्तविकता क्या थी कि चंदों के जो पहले राजा थे वो सोमचंद थे। ठीक है। अगले जो राजा बने वो बने कल्याणचंद। कल्याणचंद का जो कार्यकाल है वो 1281 से लेकर 96 तक का है। ठीक है। तो थोड़चंद का ये उत्तराधिकारी था कौन, कल्याणचंद। अगला जो इंपॉर्टेंट पढ़ना हमें वो त्रिलोक चंद के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए जो त्रिलोक चंद थे वो चंदों के 25वें राजा थे। एक दूसरा, त्रिलोक चंद के बारे में हमें क्या याद रखना है, तो इनका कार्यकाल था वो 1296 से लेकर 1316 तक था। और इस समय जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है वो खिलजी वंश आ गया है और खिलजी वंश के इस समय जो राजा हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो त्रिलोक चंद था वो त्रिलोक चंद किसके समकालीन था, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। याद रखने का तरीका क्या है कि अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मतलब भगवान, और भगवान क्या है, पूरे लोक में यानी कि पूरे संसार में। ठीक है। तो अल्लाह लोक चंद लोक। ठीक है। तो त्रिलोक चंद, तो अलाउद्दीन खिलजी किसके समकालीन है, त्रिलोक चंद के समकालीन है। अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो खिलजी वंश के द्वितीय शासक थे। इससे पहले कौन थे, खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ढंग से जानना है तो आप क्या देख सकते हैं, एक मूवी है पद्मावत। पद्मावत में अच्छे से जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल बताया गया है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भारत के महान सम्राटों में एक थे। इनके जो बचपन का नाम था वो अली गुस्सब था और इनका जो कार्यकाल है वो भी त्रिलोक चंद के समान यानी कि 1296 से लेकर 1316 तक था। देखिए जो कार्यकाल दिए हैं वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हैं, तो इसलिए कार्यकाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी थे जो त्रिलोक चंद के समकालीन थे, इन्होंने क्या किया था, दाग एवं चेहरा पद्धति की जो शुरुआत की थी वो त्रिलोक चंद के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एवं चेहरा जो पद्धति थी उसकी शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि क्या होता था, जो सैनिक होते थे, जब सैनिक सेना में भर्ती होते थे तो उन्हें अपने साथ एक घोड़ा लाना होता था। अब होता क्या था कि जब ये घोड़ा लाते थे तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि इसे दाग दो। ठीक है। जब वो दाग दिया जाता था तो यह मान लिया जाता था कि घोड़ा भी अब सेना में शामिल हो गया था। अब यहाँ पे जो सैनिक थे वो चाल चलते थे, वो जब भर्ती होने आते थे तब जो घोड़ा लाते थे वो तो अच्छा घोड़ा लाते, लेकिन बाद में क्या लाते थे, बेकार घोड़ा ले आते थे। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब इन घोड़ों को आप क्या दाग दो। दूसरा, चेहरा। चेहरा क्या है कि इसमें जो सैनिक होगा उस सैनिक का हुलिया लिखा जाता था कि भाई इसके जो है नाक पे तिल है, इसका नाक जो है थोड़ा कटा हुआ है। तो ऐसे करके उसने क्या, सैनिकों की पहचान करना सुनिश्चित किया और उसने क्या, अपनी सेना को मजबूत किया। ठीक है। दूसरा, सैनिकों को नगद वेतन देना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें
लेकिन हमने उन्हें वो नहीं देखने। ठीक है, आपको क्या याद रखना, जो त्रिलोक चंद थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। याद रखने का तरीका, अल्लाह, और जो अल्लाह है वो सारे क्या है, लोक में, यानी सारे के सारे संसार में। दूसरा क्या है कि यह चंद वंश का पहला शासक था त्रिलोक चंद, जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने साम्राज्य का विस्तार कहाँ किया, जो उसके आसपास के क्षेत्र थे, चंपावत, जैसे पाली हो गया, छकाता हो गया, बारामंडल, वहां तक इसने अपना राज्य विस्तार किया। इसके अलावा इसने क्या किया, नैनीताल पर आक्रमण किया, और जो नैनीताल था उस नैनीताल को भी क्या है, अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब इसने नैनीताल को अपने साम्राज्य में मिलाया तो इसने क्या किया कि जो भीमताल था, इस भीमताल में इसने क्या किया, एक किले का निर्माण किया। ठीक है, तो आसपास की देख की रेख के लिए जो है त्रिलोक चंद ने भीमताल में भीमताल किले का निर्माण किया गया। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 कि यह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। दूसरा, इसने यह पहला ऐसा राजा था त्रिलोक चंद जिसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, और साम्राज्य विस्तार पाली, छकाता, बारामंडल एवं नैनीताल के क्षेत्र तक को इसने जीत लिया था। इसके अलावा जो भीमताल किले का जो निर्माण है वो त्रिलोक चंद के द्वारा ही कराया गया है। इसके बाद जो 2 शासक बनते हैं, डमरूचंद व धर्मचंद, 26वें 27वें, तो इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ना ही इन्होंने क्या है कोई ऐसा कार्य किया। ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद जो प्रसिद्ध शासक आते हैं 28वें, उनका नाम होता है अभयचंद, और अभयचंद का जो कार्यकाल है वो 344 से लेकर 367 तक है, 67 तक है। 1344 से लेकर 1367 तक है। ठीक है, अभयचंद का कार्यकाल कब से कब तक है, 1344 से लेकर 1367 तक। अभयचंद चंदों के ऐसे पहले राजा हैं जिनकी हमें प्रमाणिक जानकारी मिलते हैं, जिनके क्या है उचित प्रमाण हमें मिलते हैं कि यह चंदों के 28वें राजा थे और इनका कार्यकाल 1344 से लेकर 1367 तक था। अब प्रमाणिक जानकारी कहाँ मिलते हैं हमें, इन्होंने स्वयं के अभिलेख खुदवाए हैं, और उन स्वयं के अभिलेख में इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। वो अभिलेख कहाँ कहाँ थे, चंपावत व आसपास के अभिलेख खुदवाए, जिसमें कि मानेश्वर, नौला, चौकानी बोरा स्थित मंदिर अभिलेख है। तो इन्होंने जो है मंदिर अभिलेख खुदवाए चंपावत और उसके आसपास क्षेत्र में, जैसे मानेश्वर हो गया, नौला ओला, चौकानी बोरा हो गया। ठीक है, तो अभयचंद के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो अभयचंद थे वो चंदों के ऐसे शासक थे जिनके बारे में हमें क्या मिलती है, प्रमाणिक जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं के अभिलेख खुदाए हैं, और मंदिर लेख इनमें क्या है, महत्वपूर्ण है। मानेश्वर, नौला, चौकानी बोरा, इन स्थानों पर क्या है इनके किले। अब अभयचंद का कोई पुत्र था नहीं, इसलिए इनका एक करीबी था ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद को क्या सौंप देते हैं, सत्ता सौंप देते हैं। ठीक है, अब गरुड़ चंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए गरुड़ चंद ही है, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो देखिए जो कार्यकाल है 1367 से लेकर 1423 तक है। कार्यकाल याद रखने की जरूरत है नहीं। और ये कौन से राजा बने, 29वें ये राजा बने हैं। ठीक है, तो जो गरुड़ ज्ञानचंद थे, इन्हें क्या माना जाता है, शक्तिशाली राजा माना जाता है, एक तो चंदों का। ठीक है, आप देखिए हुआ क्या कि जो ज्ञानचंद हैं, ज्ञानचंद चंदों के ऐसे पहला राजा हैं जो दिल्ली दरबार में गए थे। यानी कि जो दिल्ली के शासक थे उस समय फिरोज शाह तुगलक थे, और ये फिरोज शाह तुगलक से मिलने कहाँ गए थे, दिल्ली मिलने गए थे। अब दिल्ली मिलने क्यों जाते हैं, तो देखिए अभी क्या है कि कुछ क्षेत्रों पर जो है कत्यूरियों का अधिकार है। जब कत्यूरियों का अधिकार है तो क्या होता था, जो माल यहाँ से दिल्ली जाता था, या दिल्ली से माल कहाँ आता था, चंपावत में आता था, कुमाऊं में आता था, तो उस पर टैक्स लेने का अधिकार कत्यूरियों का था। यानी कि माल पे अधिकार किसका हो गया, कत्यूरियों को हो गया। तो ऐसे में जो ज्ञानचंद था उसने क्या कहा फिरोज शाह तुगलक से कि भाई इस पे तो हमारा अधिकार होना चाहिए। तो जब वो ये बात कह रहा था तो उस समय फिरोज शाह तुगलक एक गरुड़ को क्या है निशाना बना रहे थे, लेकिन वो गरुड़ क्या है मरा नहीं, मर नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस समय वहां पे जो है ज्ञानचंद गया था, ज्ञानचंद ने क्या किया कि ज्ञानचंद के हाथ में तीर और धनुष था, तो उसने उससे क्या गरुड़ को मार दिया। जब उसने गरुड़ को मार दिया तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कौन, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दे दी, गरुड़ की उपाधि दे दी। ठीक है, और साथ में यह भी कहा कि जो अब ये कत्यूरी अधिकार है, ये अधिकार हम तुम्हें देते हैं, जो माल यहां से कहां जाता है, दिल्ली जाता है, दिल्ली से यहां तक आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है जो गरुड़ की उपाधि है वो फिरोज शाह तुगलक ने तो दी है किसको, फिरोज शाह तुगलक ने दी है किसको, ज्ञानचंद को। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो ज्ञानचंद था वो विष्णु का उपासक था, और विष्णु का जो वाहन है वो क्या है, गरुड़ है। और जब विष्णु के उपासक होने के कारण जो विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, इसलिए क्या है इसने अपना क्या है उपाधि दी गरुड़ की, और साथ में अपना राज चिन्ह क्या रखा था, गरुड़ रखा था। अब इसकी जानकारी भी हमें कहाँ मिलती है, पिथौरागढ़ का एक अभिलेख है सेरा खड़कोट,
सेरागढ़ खड़कोड़ से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो ज्ञानचंद था उस ज्ञानचंद ने गरुड़ की उपाधि धारण की। कई बुक्स में मोहम्मद बिन ऐसे भी लिखा है कि मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने दी। कहाँ दी थी? दिल्ली में दी थी। यो क्या है, फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम शासक क्या था? ज्ञानचंद था। और ज्ञानचंद अपना राज्य गरुड़ घोषित करते हैं। देखिए, जो ज्ञानचंद था, गरुड़ ज्ञानचंद, उसका एक सेनापति था नीलू कठायत। तो नीलू कठायत इसका सेनापति था। तो हुआ क्या था कि जब यहाँ से जो माल दिल्ली जाता है या दिल्ली से आता था, ये अब चंदों के हाथ में आ गया था। लेकिन संभल का जो नवाब था, उस संभल के नवाब ने बीच में क्या है, इस माल पर अपना अधिकार कर लिया कि नहीं, ये मेरे से बिना पूछे कहा नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो नीलू कठायत था, उस नीलू कठायत ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इस माल को अपने अधिकार में लिया और फिर से जो है, जो माल ढुलाई का कार्य होता था, उसका कार्य फिर से शुरू कराया था। किसने? नीलू कठायत ने। और नीलू कठायत क्या था? ज्ञानचंद का क्या था? सेनापति था। ठीक है, तब ज्ञानचंद ने इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर इसे रौद भूमि प्रदान की थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है इसके बाद 3 रौद भूमि थी। अब रौद भूमि क्या थी? रौद भूमि थी सैनिकों को प्रदान की जाने वाली भूमि। भूमि क्या थी कि जो गांव थे, उन गांवों में इनको भूमि प्रदान की जाती थी और यह अधिकार दिया जाता था। यह अधिकार जो है नीलू कठायत को था कि वो यहां से क्या ले सकता? टैक्स ले सकता था। ठीक है, तो ज्ञानचंद ने विशेष बहादुरी के लिए जो है नीलू कठायत को क्या दिया थी? रौद भूमि दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को क्या है, कुमैया खिल्लत की उपाधि भी प्रदान की थी। लेकिन होता क्या था, जो नीलू कठायत था एक महान सेनापति था, एक महान सैनिक था। लेकिन होता क्या था कि जो एक दरबारी था ज्ञानचंद के दरबार में, उसका नाम था जस्सा कमली खेली। जस्सा कमली खेली क्या करता है कि भैला फुसलाकर जो ज्ञानचंद है उसके कान भरता है और नीलू कठायत और क्या है, राजा के मध्य मतभेद उत्पन्न करवा देता है। ये जस्सा कमलेखी है, ये जस्सा कमलेखी ये राजा को कहता है कि ज्ञानचंद कहीं ना कहीं आपकी सत्ता क्या है, हड़पना चाहता है। तो जब ये क्या करता है कि राजा और उसके बीच में मतभेद करा देता है, तो जस्सा कल्ली को आदेश देता है कि तुम उसके क्या है, दोनों बेटों को अंधा करवा दो। ठीक है, तो ऐसे में जो जस्सा कल्ली है, ये जस्सा कल्ली क्या करता है, दोनों बेटों को क्या करवा देता है, नीलू कठायत के दोनों बेटों को अंधा करवा देता है। जब ऐसा ये करता है तो नीलू कठायत क्या होता है, गुस्से में आ जाता है और जो है जस्सा की हत्या कर देता है। ठीक है, तो जब ये जस्सा की हत्या करवा देता है, तो ऐसे में प्रायश्चित होता है ज्ञानचंद को कि हाँ, मैं गलत था। नीलू कठायत क्या था, एक बहुत बहादुर था और मैं कहीं ना कहीं जो है जस्सा कमलेखी की बातों में आकर उससे मैंने क्या कर दे, मतभेद कर दे। तो ऐसे में यह पुनः क्या करता है, नीलू कठायत को सेनापति नियुक्त कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे यह लग रहा था कि ज्ञानचंद को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्या है, नीलू कठायत से अब उसके संबंध इतने अच्छे नहीं रहते जितने पहले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको नीलू कठायत पर शक होता है और ज्ञानचंद क्या करा देता है, नीलू कठायत की हत्या भी करवा देता है। तो नीलू कठायत को मारने वाला ज्ञानचंद ही था, ज्ञानचंद ने ही उसकी हत्या करवाई थी। इसलिए ज्ञानचंद पे क्या है, एक कलंक है ये कि उसने अपने सेनापति की हत्या खुद कराई थी। एक ऐसा सेनापति जिसने समल के जो नवाब है उनसे भी क्या है, लोहा लिया था और उसकी हत्या किसने करा दी? ज्ञानचंद ने करा दी। दूसरा क्या होता है कि ज्ञानचंद को लेकर जो इनकी प्रजा थी, इनकी जो ग्रामीण जो थे, वो बहुत क्या थे, गुस्से में थे। क्यों थे? क्या हुआ कि रौद जो भूमि थी, वो रौद भूमि सैनिकों को प्रदान की गई थी और ये क्या करते, जो टैक्स था वो क्या करते थे, राजा तक पहुंचाते थे। लेकिन ऐसे में क्या करते थे, ये रौत थे जितने भी, ये क्या करते, ग्रामीणों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। जब अत्याचार करते थे तो इस अत्याचारों की शिकायत लेकर जो ग्रामीणों के राजा थे कुंजीपाल, वो कुंजीपाल कहाँ जाते हैं, राजा के दरबार में जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानचंद होता है, वो ज्ञानचंद भी क्या करा देता है, जो ग्रामीणों के राजा थे कुंजीपाल, उनकी भी हत्या करवा देता है। ठीक है, और उसकी हत्या किससे कराता है, उसके ही भाई कीर्तिपाल से करवा देता है। ठीक है, अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब इसकी हत्या कराता था, तो ऐसे में जो है कुंजीपाल के जो ग्रामीण थे या जो जनता थी, गांवों की जनता, वो क्या आ जाती है, आक्रोश में आ जाती है। और जो कुंजीपाल का भाई है क्षेत्रपाल, उसके नेतृत्व में खुद जो ग्रामीण है वो ज्ञानचंद की हत्या कर देते हैं। ऐसा राजा जिसकी हत्या खुद ग्रामीणों ने की है,
वो कौन थे? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की हत्या जो है ग्रामीणों ने की थी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? नीलू कठायत के बारे में और ज्ञानचंद के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या पाया कि गरुड़ ज्ञानचंद था वो चंदों का एक शक्तिशाली था। ठीक है, इसके शासनकाल में बहुत सारे रोहिल्ला आक्रमण भी हुए, जिसका सामना जो है नीलू कठायत और ज्ञानचंद ने मिलकर किया था। ठीक है, जब ये दिल्ली गया तो वहां फिरोज शाह तुगलक ने, जब इसने गरुड़ मारा अपने तीर से, तो इसको क्या है गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि दी गई। इसका उल्लेख जो है सेरा खड़कोट के अभिलेखों समय प्राप्त होता है कि जो है ज्ञानचंद को क्या है गरुड़ की उपाधि दी गई। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि जो गरुड़ ज्ञानचंद था वो क्या था? विष्णु का उपासक था, इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है, इसलिए भी इसने जो अपना राज चिन्ह था वो क्या है गरुड़ लिखा था। दिल्ली दरबार में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था चंदों का वो ज्ञानचंद ही था, और ज्ञानचंद अपना राज चिन्ह क्या करता है? गरुड़ घोषित करता है। इसके सेनापति का नाम नीलू कठायत था, और जो नीलू कठायत था उसको इसने क्या है, इसकी जो अदम्य साहस था, ठीक है, विशेष बहादुरी थी, उसके लिए इसने इसको क्या है रौद भूमि प्रदान की थी। रौद भूमि सैनिकों को प्रदान की जाने वाली भूमि थी जिसमें कि इनको यह अधिकार होता है वहां से वो टैक्स वसूले। इसके अलावा नीलू जो कठायत है उसको कुमैया खिल्लत की उपाधि भी इसने दी थी। ठीक है, जस्सा कमलेखी और जो है जस्सा कमलेखी और जो नीलू कठायत है उसके बाद उसके बीच में क्या है मतभेद हो जाते हैं, और जस्सा कमलेखी क्या कर देता है? नीलू कठायत के दोनों जो बेटे होते हैं उनकी आंखें फुड़वा देता है। इसके अलावा जब ये होता है तो नीलू कठायत जो हत्या कर देता है जस्सा कमलेखी की। ठीक है, इसके अलावा चंदों का ऐसा राजा था जिस चंदों का ये ऐसा राजा था जिसकी हत्या खुद किसने की थी? ग्रामीणों ने की थी। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे। एक है हरिचंद, जो है ये ज्ञानचंद का पुत्र था, लेकिन ये एक ही साल के राजा बना। उसके बाद उद्यानचंद राजा बनते हैं 31वें। जो गरुड़ ज्ञानचंद पे एक कलंक था कि इसने खुद अपने सेनापति की हत्या करवाई, उसको मिटाने के लिए या उस धब्बे को मिटाने के लिए जो उद्यानचंद था एक धार्मिक राजा बनता है। ठीक है, मान्यता है कि नीलू कठायत तो उसके पुत्रों के साथ अत्याचार का प्रायश्चित करने के लिए ये एक धार्मिक शासक बन जाता है उद्यानचंद। और धार्मिक शासक कैसा बनता है कि ये क्या करता है कि बालेश्वर चंपावत मंदिर का निर्माण करता है, एवं चंपावत में जितने भी और मंदिर थे उन मंदिरों को यह क्या कराता है? जीर्णोद्धार कराता है। इसके साथ साथ यह पहला ऐसा शासक था जो अपनी जनता को क्या है टैक्स फ्री कर देता है 1 साल तक पूरे के पूरे राज्यों में। तो इससे क्या होता है? जनता बहुत खुश थी। ठीक है, दूसरे मंदिरों को जीर्णोद्धार भी करा रहा है, और पहला क्या है? एक धार्मिक राजा था। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने नीलू कठायत और उसके पुत्रों के अत्याचार का प्रायश्चित करने के लिए जो एक धार्मिक शासक बन जाता है? तो वो था उद्यानचंद। ठीक है, और बालेश्वर चंपावत मंदिर का निर्माण किया था उद्यानचंद ने किया था। अब जो अंतिम राजा है वो है विक्रमचंद, जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है। 34वें राजा बना थे, और 1445 से 1447 तक इनकी जो है स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख मिलता है हमें 2 ताम्रपत्रों से मिलता है। एक है बालेश्वर ताम्रपत्र और चंपावत ताम्रपत्र। लेकिन एक भोगविलासी शासक थे तो ज़्यादा समय तक ये भी नहीं टिक पाते हैं। और इसके बाद जो शासक पढ़ेंगे हम भारती चंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि ज्ञानचंद का जो सेनापति था नीलू कठायत, ठीक है, उसके जो बेटों को अंधा करवाया था या हत्या करवाई थी वो किसने करवाई थी, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, दूसरा, अगर बीच में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कल हमने क्या है जो वीणाचंद का शासन है वो 1856 बोल देता। ठीक है, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं जब 800 चल रहा है तो 856 ही होगा, 1856 तो हो भी नहीं सकते। ठीक है, 856 से लेकर 1869 तक है वीणाचंद्र का कार्यकाल। ठीक है, दूसरा मैंने उसमें एक चीज बोली थी पहरंग, तो पहरंग नहीं है पटरंग है वो। ठीक है, बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो पटरंग प्रथा थी, पटरंग प्रथा क्या थी? झूठ बोलने की एक प्रथा थी जो इंद्रचंद के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। यह प्रथा इसलिए हुई थी क्योंकि कुमाऊं में चंपावत में जो कारखाना लगा था रेशम का कारखाना, वो रेशम का कारखाना क्या है वहां पे जो उत्पादन था रेशम का उत्पादन वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो धन्यवाद।